आप लोग हर एक सेक्टर में गुमराह कर रहे हैं। किस रूप में गुमराह कर रहे हैं और गुमराह करने के आपके तौर तरीके किस रूप में हैं, हमें भौचक होता है। आप लोग सदन की कार्रवाई को भंग करते हैं। यानी एसआईआर की कार्रवाई चल रही है भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन में, ये लोग विरोध करते हैं कि एसआईआर की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक ईएसडी जो अब तक आंकड़े जारी किए हैं भारत निर्वाचन आयोग ने, एब्सेंट, शिफ्टिंग एंड डेथ, इनमें 2,88,00,000 से अधिक लोग सामने नहीं आए हैं जिन्होंने एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा है। इनमें से 46,23,000 तो केवल मृतक हैं जिनके नाम पे लोग वोट डालते थे। 1,39,00,000 ये वे हैं जो परमानेंटली शिफ्टेड है, उनके नाम पे लोग वोट डालते थे। 25,47,000 डुप्लीकेट है। लगभग 80 लाख ये एब्सेंट है, यानी इसका मतलब वो है ही नहीं, या उनको जबरदस्ती नाम बना करके बढ़ा करके कर दिया गया। और बाकी कुछ अन्य श्रेणी के हैं। 2,88,00,000 अब तक आए हैं। दूसरा, फॉर्म 7 कोई भी किसी के नाम पे अगर देता है, भारत निर्वाचन आयोग उसका वेरिफिकेशन करा रहा है। अगर कोई फिजिकली प्रस्तुत हो रहा है कि साहब ये फॉर्म 7 गलत है, मैं हूं, तो फॉर्म 7 वहीं पे रिजेक्ट हो रहा है। क्यों वातावरण खराब कर रहे हैं आप लोग? कोई व्यक्ति एक पारदर्शी व्यवस्था चाहता है तो आप लोग पारदर्शी व्यवस्था के समर्थन नहीं करते, अच्छा कार्य नहीं होने देते, न अच्छा काम किया है न अच्छा काम करने देंगे। और इसीलिए प्रदेश के अंदर आज जिस ओर हम गए हैं, मैंने बताया ना कि 2013 में कुंभ था और कुंभ में कुल 12 करोड़ श्रद्धालु आए थे, और माघ मेला में 21 करोड़ की संख्या पार हो चुकी है। कल परसों अंतिम स्नान होगा। यानी यद्यपि माघ मेला तो केवल माघी पूर्णिमा तक होता है, यह है सरकार की सुविधा और सुरक्षा पे विश्वास। आप लोग माता के नाम पर, शंकराचार्य के नाम पर, एसआईआर के नाम पर या किसी अन्य के नाम पर समाज को गुमराह बंद करिए। देश के बारे में सोचिए। महामहिम राज्यपाल जी ने जो भाषण इस सदन में दिया था, सरकार की इन्हीं उपलब्धियों को लेकर के दिया था और भावी कार्य योजना को लेकर दिया था। अगर आप लोग सुने होते थे, प्रश्न संभवतः मुझसे नहीं करते, लेकिन आपने दिया तो मैंने उसका जवाब देने का भी प्रयास किया है। और इसलिए अध्यक्ष जी, मैं इस मजबूती के साथ कह सकता हूं कि आज का हमारा उत्तर प्रदेश अब पहचान के लिए मोहताज नहीं है। आज कानून का राज है, अपराधी भयभीत है, एक गरीब का सम्मान है, किसान खुशहाल है, बहन और बेटियों में सुरक्षा का एहसास है, और युवाओं को रोजगार का अवसर प्राप्त हो रहा है। गांव में बिजली है और हर हृदय में एक गौरव की अनुभूति भी है। और यह है आज का उत्तर प्रदेश जो आधुनिक राम राज्य का एहसास उत्तर प्रदेश के वासियों को कर रहा है। विरासत और विकास साथ साथ चलेंगे। ये जन कल्याण, रोजगार सृजन, निवेश के विस्तार और सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से प्रदेश को सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। और हम लोगों ने तय किया है 2029-30 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करेंगे। उस अभियान को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी बार बार एक झूठ को दोहराने का प्रयास करती है, अनावश्यक रूप से। यानी जो मुद्दा नहीं था उसको जानबूझ करके मुद्दा बना करके, और उसके माध्यम से जो चीजें प्रयास किया गया। मैं कहता हूं, क्या हर व्यक्ति अपने लिए मुख्यमंत्री बनकर के प्रदेश के अंदर घूम जाएगा? कोई भी मंत्री का बोर्ड लगा करके घूम जाएगा? कोई भी समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर के कोई घूम जाएगा? एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। भारत के सनातन धर्म की भी यही व्यवस्थाएं हैं। शंकराचार्य का पद भारत की सनातन धर्म में सर्वोच्च और सम्मानित पद माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है। इस सदन की व्यवस्था आप देखते होंगे, परंपरा से और नियमों से संचालित होता है। माघ मेला है, मौनी अमावस्या के दिन 4.5 करोड़ श्रद्धालु आया है। सबके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है, और कानून तो सबके लिए बराबर होता है। मेरे लिए कोई अलग कानून नहीं। अगर मैं अपराध करूंगा तो उसी कानून से मैं भी देखा जाऊंगा, जिस कानून से कॉमन मैन देखा जाएगा। मुख्यमंत्री का पद किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। हम भारत की संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, और मेरा मानना है भारत के हर नागरिक को भारत के इस कानून को मानना चाहिए। भारत के अंदर शंकराचार्य की पवित्र परंपरा, जगत गुरु शंकराचार्य ने देश के अंदर 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना की। उत्तर में ज्योतिषपीठ की स्थापना, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारिकापुरी।
चार पीठों के चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन सब के अपने मंत्र हैं। ऋग्वेद, इसका मंत्र प्रज्ञानम ब्रह्म, ये प्रज्ञा ही ब्रह्म है, इसका मंत्र है, क्योंकि बुद्धि की पवित्रता पर ऋग्वेद ध्यान देता है। यजुर्वेद अहम ब्रह्मास्मि, इसका मंत्र है मैं ही ब्रह्म हूं। कोई भी साधक जब अपनी साधना की पराकाष्ठा में पहुंचता है तो उसको इस बात की अनुभूति होती है। यही उपनिषदों का उद्घोष भी है। सामवेद तत्त्वमसि, यानी उस आत्मा के बारे में तू ही वह है, यानी जिसको तू बाहर ढूंढ रहा है तुझ में ही है। और अथर्ववेद अयात्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। ये चार मंत्र हैं। आदि जगतगुरु शंकराचार्य ने अनिवार्य किया है, जिस पीठ के लिए जो योग्य पात्र होगा उसका मन, उसका भाष्य, आज की भाषा में आप कह सकते हैं थीसिस, वह विद्वत परिषद के द्वारा प्रूव की भी, उसके द्वारा और फिर उस परंपरा के द्वारा उसको मान्य किया गया। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों FIR लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं? 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टेम्पेट को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। आपको पूछना है, सपा के लोग पूछे, लेकिन हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं, कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं, दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। लेकिन इसके नाम पे गुमराह करना बंद करिए। आप 200 उदाहरण आप ही की सरकार के समय का मैं दे रहा हूं। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल की शहादत दिवस के दिन आपके एक मंत्री को बुलाया गया, वो भी शिक्षा विभाग के ही मंत्री थे। तो उनको जब बुलाया गया तो उनसे कहा गया कि, तो उन्होंने कहा कि ये किसकी जयंती? कहा जयंती नहीं, आज इनकी शहादत दिवस है, इनको फांसी भी दी। तो उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह खां को तो अभी कोई पुरस्कार मिला है तो उनको फांसी क्यों हो गई? इनके शिक्षा मंत्री, इनकी सरकार में जब ये अंधेर नगरी चौपट राजा, यही तो कहते हैं, इसी को कहते हैं। वो कहते हैं कि बिस्मिल्लाह खां को तो अभी पुरस्कार कोई मिला था और उनको फांसी क्यों हो गई है? उनसे कहा गया कि अच्छा वो मंच पे भी गए, तो मंच पे भी उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाह खां को जो है पता नहीं क्यों फांसी दे दी गई। और तो नीचे से एक सज्जन ने कहा कि साहब ये बिस्मिल्लाह खां नहीं, ये पंडित रामप्रसाद बिस्मिल है। कहा कि तू जरूर भाजपाई होगा, भाग हमारे कार्यक्रम से। ये तो चौपट, शिक्षा व्यवस्था को चौपट होना ही होना था। शिक्षा तो चौपट होती ही होती। जहां अधिकारी मंत्री को नहीं जान पा रहा है और बिस्मिल्लाह खां और रामप्रसाद बिस्मिल में आपका शिक्षा मंत्री नहीं महसूस कर रहा था, उसको तो चौपट होना ही होना था। तो वहां बच्चे नकल नहीं करते तो क्या करते? नकल नहीं करते तो क्या करते? और यही आप कर रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर। यूपी के अंदर आपने कहा कि मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय, यूपी के अंदर एक मॉडल है। आप लोग गरीबों के लिए नहीं कर पाए, कुछ निराश्रित बच्चों के लिए नहीं कर पाए। अगर इसका नमूना देखना है, आप चाहिए अटल आवासीय विद्यालय को देखने के लिए। बिना भेदभाव के हर जाति, हर मत, हर मजहब के बच्चे हैं। क्या प्रतिभा है उनके, क्या चमक है उनके चेहरों पर। उन बच्चों को जाके देखो ना, ये यूपी की प्रतिभा है, जिसको कल तक पैर में जूते नहीं थे, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, आज वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से बने हुए अटल आवासीय विद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं। 10,000 बच्चे एक साथ उत्तर प्रदेश के इन विद्यालयों में वर्तमान में अध्ययन कर रहे हैं। उसी तर्ज पर हर जिले में 2-2 सीएम कंपोजिट विद्यालय हम लोगों ने पहले चरण में दे दिए हैं। और हम इस श्रृंखला को वहीं तक सीमित नहीं रख रहे हैं, इसको हम नीचे स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर ले जाना चाहते हैं, न्याय पंचायत स्तर पर। इसलिए हम चाहते हैं वहाँ मिले
बच्चों के लिए केवल विद्यालय नहीं होना चाहिए, खेल का मैदान भी होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट के सेंटर भी होने चाहिए, उनके लिए अन्य सुविधाएं भी होनी चाहिए। ये व्यक्ति के नाम पे नहीं है, ये मुख्यमंत्री के नाम पे। मुख्यमंत्री कोई भी होगा, ये कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, ये पदेन है। हाँ, अटल आवासीय विद्यालय विद्यालय ही है। उसी तर्ज पर हम लोगों ने सीएम कंपोजिट विद्यालय बनाए हैं। ये यानी डे स्कूल होंगे। ये अटल आवासीय विद्यालय ये निराश्रित बच्चों के लिए और बीओसी बोर्ड के जो श्रमिक हैं, निर्माण श्रमिक हैं, उनके बच्चों के लिए हम लोगों ने बनाए हैं। क्योंकि वे लोग काम करते हैं, खाना बदोश जिंदगी कैसे जीते हैं आज इस सिटी में, कल वहाँ तो बच्चे नहीं पढ़ पाते, तो उनके बच्चों को वहाँ ला करके पढ़ाया जा रहा है। और अच्छे हमने वहाँ पे शिक्षक रखे हैं, ये सभी कार्य वहाँ पर हो रहे हैं। इसी तर्ज पर आज सीएम कंपोजिट विद्यालय माध्यमिक विद्यालयों में आज उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य हो रहा है। लोक माता अहिल्याबाई होलकर तो लोक माता है, उनका सम्मान होना चाहिए। उन्होंने मुगल कालखंड में भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रतीकों को जिस दमदार तरीके से स्थापित किया था, उनकी पूजा होनी चाहिए और उसी क्रम में हमारी उनके प्रति श्रद्धा का भाव। आपने क्या किया? आपने नहीं किया। मैंने राजूपाल की हत्या का मुद्दा इसलिए उठाया, उमेश पाल की हत्या का मुद्दा इसलिए उठाया क्योंकि उन माफियाओं को गले आप लोगों ने लगाया था और उन माफियाज ने हमारी आंखें दिखाने का प्रयास किया, तो उसकी दुष्परिणाम को भी उन्होंने भुगता है। हर गरीब को जीने का अधिकार मिलना चाहिए, बिना भेदभाव के उनका हक उसको मिलना चाहिए। लेकिन जातीय वैमनस्यता इस समाज के हित में नहीं, देश के हित में नहीं है। ये देश गुलाम क्यों हुआ? इसी जातीय वैमनस्यता के कारण, इसी के कारण हुआ है। और उन जातियों को आपस में लड़ाने का काम, लेकिन तुष्टीकरण के नाम पर आक्रांताओं को महिमामंडन करना आज इस समाजवादी आंदोलन का मुख्य धंधा बन गया है। कब रंग बदल दे कोई भरोसा नहीं होता। यानी गिरगिट भी आज पश्चाताप करेगा कि समाजवादी मुझसे भी आगे निकल गए हैं। और इसलिए अब यूपी के अंदर आज तो हमारे यहां एक्सप्रेस वे, यूपी देश के अंदर 55% एक्सप्रेस वे का प्रदेश है यूपी। देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क यूपी के पास है। देश का सबसे बड़ा एयर कनेक्टिविटी के लिए एयरपोर्ट्स यूपी के पास, देश की पहली रैपिड रेल यूपी के पास, देश की पहली इनलैंड वाटरवे यूपी के पास, और देश का पहला रोपवे जो सिटी को जोड़ रहा है वह यूपी के पास है। मेट्रो देश के अंदर सर्वाधिक सिटी में यूपी के अंदर चल रहा है। खन्ना जी ने अपने बजट भाषण में 4 कहा, लेकिन 4 नहीं है। यूपी के अंदर 6 सिटी मेट्रो के साथ वर्तमान में जुड़ी हुई है, और 6 नहीं 7वां सिटी प्रधानमंत्री जी के लोकार्पण के बाद मेरठ भी हो जाएगा। देश के अंदर कहीं कोई इतनी संख्या में नहीं है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रोपवे वहां इसलिए चलाया जा रहा है। रोपवे पौराणिक सिटी है, हाँ वो भी चल रहा है। अभी हम कनेक्टिविटी दे रहे हैं, थोड़ा देने दीजिए ना, इंतजार करिए। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, इसका जंक्शन भी यानी लॉजिस्टिक का भी एक बड़ा केंद्र अब यूपी बनने जा रहा है। और इसी के साथ हम लोग जो हमारे इनलाइन वाटरवे हैं, इसमें मल्टी मॉडल टर्मिनल की स्थापना, ये भी यूपी के अंदर अलग अलग स्थानों पर ये यूपी के अंदर हो रहा है। यूपी के किसानों की सब्जियां, इनके खाद्यान्न को वैश्विक बाजार में पहुंचाने में हमें मदद मिलेगी। और अब हमारा जेवर का एयरपोर्ट भी तैयार हो गया है। उत्तर प्रदेश का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, सबसे बड़ा एयरपोर्ट। यानी एयरपोर्ट कैसे होना चाहिए? 12,000 एकड़ लैंड में वो एयरपोर्ट बन रहा है। 12,000 एकड़ लैंड, 5 रनवे होंगे। यह कार्य यूपी के अंदर आज चल रहा है। 16 एयरपोर्ट हमारे संचालित हैं, 5 पे हम काम कर रहे हैं। और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब इसमें एमआरओ, एक्सप्रेसवे के किनारे एविएशन आधारित इंडस्ट्रियल क्लस्टर, ये सभी चीजें, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का कार्य, ये सभी चीजें आज यूपी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी और विकास, गोमती रिवर फ्रंट, फुल डीपीआर था 300 करोड़ का, 1400 करोड़ खर्च हो गया, काम ही नहीं हुआ, अधूरा। जेपीएनआईसी फुल डीपीआर था 200 करोड़ का, 800 करोड़ खर्च हो गया, तब भी अधूरा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लैंड ली ही नहीं, टेंडर अवार्ड हो गए। टेंडर अवार्ड होने के साथ ही हम लोगों ने जब देखा कितने का है, तो उस समय नई सरकार आई थी, हम लोग इस बात को मानते थे कि टेंडर ठीक ढंग से और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुए होंगे। हम लोग ये मानते थे प्रोग्रेस हो रही होगी। 6 महीने के बाद जब मैंने इसका रिव्यू किया, क्या प्रोग्रेस है, क्या स्थिति है, पता लगा जीरो। क्यों जीरो है? लैंड ही नहीं है। हम लोगों ने लैंड एक्वायर किया, कार्रवाई आगे बढ़ाई, टेंडर निरस्त किए। टेंडर निरस्त करने के बाद जब हम लोगों ने 2 वर्ष के बाद टेंडर किए, तो ठीक 15,200 करोड़ रुपए का टेंडर आया। हम बहुत चक्के, मैंने पूछा पहले कितना आया था, बताया गया 15,200। तो मैंने कहा 15,200 2 वर्ष पहले भी, 2 वर्ष के बाद 15,200 क्यों, क्या कारण है? तो मैंने पूछा उस समय कि क्या फाइनेंशियल और टेक्निकल बिड एक साथ मंगाई गई? कहा नहीं साहब, अलग अलग। मैंने कहा इसको निरस्त करो, एक साथ मंगाओ।
इसको और रिलैक्स करो। उसको रिलैक्स किया गया। हमने 110 मीटर चौड़े एक्सप्रेसवे को 120 मीटर चौड़ा करने के लिए प्रस्ताव रखा, क्योंकि सेमी बुलेट ट्रेन को हम वहीं से चलाएंगे। अभी जो प्रस्तावित हो रही देश के अंदर जो कॉरिडोर नए बनने जा रहे हैं, उन सब के लिए तैयारी हमारी उसी देश से चल रही है। वाराणसी से जोड़ने के लिए लैंड स्टेट उपलब्ध करवाएगा, हमारे पास लैंड है। लेकिन जब हमने कहा कि मंगाओ, अलग अलग नहीं, एक साथ मंगाओ, तो 15,200 करोड़ का वो टेंडर जो इन्होंने किया था 2 वर्ष पहले से, दिसंबर 2016 में जो अवार्ड किया था, वही 18 में जब उसी के टेंडर हुए तो 11,800 करोड़ का आया। ये 3,500 करोड़ कहां जा रहा था? ये है इनका मॉडल। ये विकास की बात करेंगे, यानी कभी जेपी और लोहिया ये समाजवाद के आदर्श माने जाते थे। इन्होंने देश में बराबरी का और सामाजिक न्याय की वकालत की थी। ये दोनों महान नेता थे, दोनों ने इसकी वकालत की थी। आज वही समाजवादी संपत्ति और संपत्ति इसका प्रतीक बन गया है। लोहिया इसके विरोधी थे। जो समाजवाद त्याग का, संघर्ष का, नैतिक आदर्शों का आह्वान करता था, आज वह वंशवाद का, सुविधावाद का और निजी साम्राज्य खड़ी करने की एक सीढ़ी बन गई है इन लोगों के लिए। ये लोग उसकी बात करते हैं। जहां कभी लोहिया और जेपी की परंपरा ने शोषण के विरुद्ध संघर्ष का उद्घोष किया था, आज वही समाजवाद समाज में जातीय वैमनस्यता पैदा करने का एक माध्यम बन गया है। शहर से गांव तक हर गांव में खेल का मैदान हो, हर ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम हो, ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम का निर्माण हो। और अब तो सरकार ने तय किया है 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए और 2036 के भारत की ओलंपिक की दावेदारी को ध्यान में रख करके हर डिविजनल यानी मंडल मुख्यालय पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज, हर स्पोर्ट्स कॉलेज के पास एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसी एक खेल में यूपी के नौजवानों को इस योग्य बनाओ कि इन प्रतियोगिताओं में। और जहां पे हुआ है, आपके गाजीपुर में हुआ है, गाजीपुर के नौजवान आज खेल में, हॉकी में ललित उपाध्याय, राजकुमार पाल उसी गाजीपुर की देन है, वाराणसी के गाजीपुर की देन है। समाजवादी पार्टी के समय नहीं हुआ, पैसा उन्हीं यादव ने दिया है, उन्होंने दिया है। मैं क्या कर रहा हूं, आप हम कर रहे हैं ना, यूपी के अंदर हर एक जगह को हम दे रहे हैं। और हमने प्राइवेट एकेडमी को भी धनराशि देनी प्रारंभ की, उसी तहत उसी पॉलिसी के अंतर्गत गाजीपुर की भी उसको हमने जोड़ा है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वेस्टर्न यूपी में प्राइवेट एकेडमी बहुत अच्छा काम कर रही है, अच्छे अच्छे खेल के खिलाड़ी वहां से निकले हैं, ओलंपिक में मेडल जीते हैं। और इसी का परिणाम है कि आज हमने उत्तर प्रदेश के अंदर अपने इन सभी खिलाड़ियों को जो ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में मेडल जीतेंगे, उन सभी खिलाड़ियों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी है। डिप्टी एसपी, तहसीलदार, अन्य महत्वपूर्ण पदों पर हम लोगों ने उन्हें हर खेल का बजट पर्याप्त बजट है, बजट की कमी नहीं है। 500 से अधिक नहीं, यूपी गवर्नमेंट का अपना बजट है। खेलो इंडिया के साथ हम जोड़ते हैं तब उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बहुत अच्छा उसका वो चल रहा है। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छी दमदारी से अपनी उपस्थिति दर्ज की है और देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट यूपी के अंदर प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें बसेज के निर्माण की कार्रवाई चल रही है। जो राष्ट्रीय बाजार है उसमें उत्तर प्रदेश की उपस्थिति 19% है। तिपैया इलेक्ट्रिक व्हीकल में 40% भागीदारी यूपी की है। फेम 1 और फेम 2 का प्रमुख लाभार्थी यूपी है। एक्सप्रेसवे कॉरिडोर पर चार्जिंग स्टेशन और प्रदेश में 700 अधिक इलेक्ट्रिक बसेज का वर्तमान में संचालन हो रहा है। उद्योगों के साथ मिलकर आईटीआई, पॉलिटेक्निक और हमारे जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, ईवी रेडी, ये सभी अपने आप को तैयार कर रही है। वर्तमान में 1 करोड़ 6 लाख निराश्रित महिलाएं, वृद्धजन और दिव्यांगजन यूपी के अंदर 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं और सरकार इसको बहुत जल्दी बढ़ाने जा रही है। हमने बजट दे दिया है। खन्ना जी घोषणा नहीं किए हैं, लेकिन मैं आज बता दे रहा हूं, परसों जब बोलेंगे तो ये घोषणा भी कर देंगे कि कितना बढ़ाने जा रहे हैं। दिव्यांगजन, आपके समय मात्र 300 पेंशन मिलती थी, आज हम 12,000 रुपये इसको सालाना दे रहे हैं। मोटराइज ट्राईसाइकिल दे रहे हैं और इस बार तो हमने बेटियों के लिए ई ट्राईसाइकिल की भी घोषणा कर दी, इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल की भी घोषणा की है। ये पैसा डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में भेज रहे हैं। आपके समय में वो 300 रुपया जाता था, 6 महीने में एक बार जाता था, उसमें भी आधा ही उसको मिल पाता था। आज डीबीटी के माध्यम से पूरा पैसा उस लाभार्थी के खाते में जाता है और हर एक जरूरतमंद को उसके हिसाब से हम लोगों ने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सुविधा का लाभ दिया है। जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भी सरकार ने जो कदम आगे बढ़ाए थे, निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन, जॉब कार्ड, राशन कार्ड, निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन की सुविधा,
जिन जरूरतमंदों के पास अपने आवास नहीं, उन्हें आवास की सुविधा उपलब्ध करवाना, जिनके पास आवास के पट्टे नहीं, उन्हें आवास के पट्टे उपलब्ध करवाने की कार्रवाई, ये सभी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के तुष्टीकरण की मॉडल से उभार करके आज प्रदेश को संतुष्टीकरण की तरफ बढ़ाया गया है। 60 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया गया है, एक एक आवास। हाँ, आप 20,000 देते थे, हम लोग 3.5 लाख आप केवल समाजवादी पार्टी के कैडर के लिए समाजवादी आवास देते थे। एक गरीब को इंदिरा आवास योजना में मात्र 20,000 रुपया मिलता था, 20,000 रुपया, मात्र 20,000 रुपया देते थे और वह पूरा नहीं होता था। हमारी सरकार ने, यह डबल इंजन की सरकार, नगरीय क्षेत्रों में 2.5 लाख देती है और ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 रुपये आवास के लिए, शौचालय निर्माण के लिए 12 से 15,000 रुपये अतिरिक्त, और मनरेगा के 90 दिन की मजदूरी के बराबर भी मानदेय उसे उपलब्ध करवाया जाता है। यानी जो अब ये जो पहली योजना थी, आगे उसी योजना को हम लोग विकसित भारत जी राम जी के साथ भी जोड़ने जा रहे हैं और यह कार्य हुआ है। और इसका परिणाम क्या है कि 6 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से उभरे हैं। इस बार भी हम लोगों ने जो बचे हुए लोग हैं, सफाई कर्मी हैं, निर्माण श्रमिक हैं, इनके लिए भी एक नई स्कीम को हम लेके आए हैं। बजट भाषण में उसकी भी घोषणा करेंगे। आप स्किल डेवलपमेंट ITI की बात कर रहे थे, ये व्यावसायिक शिक्षा में आता है, तकनीकी शिक्षा में नहीं। तो व्यावसायिक शिक्षा के मंत्री तो आप भी रहे हैं यूपी के अंदर, तो ITI की तो आप जानते हो। हाँ, तो ये व्यावसायिक शिक्षा वही है और इसमें हम लोगों ने अब आज की जो नई तकनीक है, मॉडर्न तकनीक जिसको आप कह सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए अन्य सेमीकंडक्टर का है, डेटा साइंस का है, इन सभी उभरते हुए सेक्टर में, रोबोटिक का है, ड्रोन टेक्नोलॉजी का है, स्पेस टेक्नोलॉजी, इन सभी सेक्टर में भी हम लोगों ने नए सेंटर विकसित किए हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर के हम लोगों ने हर जनपद के 2-2 ऐसे ITI को इस नए जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है इसके साथ जोड़ करके और फिर उसको हम एक हब एंड स्पोक मॉडल पर आगे बढ़ाने की कार्रवाई को तेजी के साथ कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि अधिक से अधिक नौजवानों को इसमें प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, वह आज की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड कालखंड में देशवासियों को एक नई शिक्षा नीति दी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में। स्किल डेवलपमेंट और तकनीकी शिक्षा, तकनीकी उन्नयन इसका मुख्य आधार है और इस दिशा में अब हमारे टेक्निकल एजुकेशन ने भी इसमें अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। माध्यमिक शिक्षा के भी हर जनपद के पहले चरण में हम लोग गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं उनको इन सभी कोर्सेज के साथ जोड़ रहे हैं, जिसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ हम उनको सशक्त बना सकते हैं और उसके माध्यम से उनको डाटा उपयोग करने के लिए, इंटरनेट की फैसिलिटी उपलब्ध करवाने के लिए भी हम एक कार्य कर रहे हैं। और युवाओं को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए CM युवा उद्यमी स्कीम जैसी योजनाएं भी हम लोगों ने लागू की हैं। आपको याद होगा कि 24 जनवरी 2024 को हमने इसको लॉन्च किया था और अब तक 1,10,000 नौजवानों को इस योजना के माध्यम से मार्जिन मनी 10% देते हुए इंटरेस्ट फ्री, गारंटी फ्री लोन उपलब्ध किया जा चुका है। हाँ, इसकी योजना का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वह यह है कि उसमें उन नौजवानों को चयन और उनका प्रशिक्षण आवश्यक है और तभी वो सफल हो सकता है। इसमें नौजवान रुचि ले रहे हैं, ये नए उद्यमी बन रहे हैं। ऐसी स्कीम हम लोगों ने महिला उद्यमियों के लिए की है। बजट भाषण में उसकी चर्चा होगी, हम उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, इन सबको प्रभावी ढंग से आज प्रदेश के अंदर लागू करने में हमें सफलता प्राप्त की है। 20,000 से अधिक हमारे पास स्टार्टअप यूपी के अंदर वर्तमान में काम कर रहे हैं। 76 इंक्यूबेटर्स हैं, 7 हमारे पास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं और 8 यूनिकॉर्न उत्तर प्रदेश की युवा नेतृत्व और इनोवेशन की ताकत को आज प्रदर्शित कर रहा है। आज इन सभी प्रयासों में का परिणाम क्या है? तो युवाओं को प्रदेश के अंदर, आज जो आप पलायन की बात कर रहे थे, पलायन इसलिए था क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं था, कर्फ्यू था, कर्फ्यू और क्राइम से यूपी मुक्त हुआ। परिणाम क्या हुआ? यूपी के अंदर एम्प्लॉयमेंट आया, यूपी के अंदर इन्वेस्टमेंट आया। यूपी आज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के फेब यूनिट के बारे में कोई सोचता था, आज यूपी के अंदर लगने जा रही है। आपने बजट भाषण में सुना होगा, देखा होगा, जब खन्ना जी ने यहां पे यूपी डाटा अथॉरिटी की बात की, जब अपने बजट भाषण में इस बात का उल्लेख कर रहे थे कि डाटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना करेंगे। अगर हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में आगे बढ़ना है तो डाटा सेंटर क्लस्टर उसकी पहली जरूरत पड़ेगी। आज यूपी उस दिशा में काम कर रहा है, उसको लीड कर रहा है देश में। ऐसा नहीं कि हम पीछे हों, देश के अंदर अग्रणी 3 राज्य होंगे, उनमें यूपी एक राज्य है। आज वह यूपी है, पिछले 9 वर्ष के अंदर बदला है। आज परिणाम क्या है? जो 19% बेरोजगारी की दर थी समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, आज वह 2.24% तक रह गई है। ये परिणाम है यूपी के अंदर। आपको विश्वास नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप लोगों ने किया नहीं, तो आपको सब यही लगता होगा। देखो, कूप मंडू किसी को कहते हैं? कुएं के मेंढक को अगर हम लोग समुद्र में फेंक देंगे ना तो उसको विश्वास ही नहीं होगा कि समुद्र क्या है। और स्वामी विवेकानंद चर्चा करते हैं ना कि समुद्र का मेंढक एक बार कुएं में गिरा तो कुएं के मेंढक ने उससे पूछा, कहा कहां से आए हो? उसने कहा समुद्र से। कहा ये क्या होता है? कहा बहुत बड़ा होता है। कहा कितना बड़ा?
उसने छलांग लगाई इस कोने से उस कोने तक, कहा इससे इतना बड़ा, उसने कहा इससे बड़ा। उसने एक और बड़ी छलांग लगाई, अब कुएं के अंदर कितनी बड़ी छलांग लगाएगा, तो उसने कहा इससे बड़ा, कहा कि नहीं उससे बड़ा, उससे भी बड़ा, कहा तो झूठ बोल रहा है। उसने कहा भी एक बार अब मैं कैसे बोलूं, तो मैं तो यहाँ गिरा हुआ हूँ, कैसे बोलूं। तो यही स्थिति उस कूप मंडूक की तरह आप लोगों की स्थिति हो गई कि आप लोगों ने अपने समय तो किया नहीं, अब कोई जब ये सरकार डबल इंजन की सरकार कर रही है तो आप लोगों को ये बुरा लग रहा है और विश्वास भी नहीं होगा, क्योंकि क्या नहीं करने का अभ्यास ही नहीं, क्योंकि करने के लिए तो व्यक्ति के लिए फुर्सत चाहिए। आप पता नहीं गैंगस्टर से इतने भयभीत क्यों हैं। गैंगस्टर तो वैसे भी अब 3 नए कानून लागू होने के बाद तो उसकी प्रासंगिकता बहुत न्यूनतम रह गई है। 17 के पहले 1947 से लेकर के 17 तक कुल 14,000 कारखाने थे और इन 8 साढ़े 8 वर्षों में इनकी संख्या बढ़कर के 31,000 से ज्यादा हुई है। इंडस्ट्री फर्स्ट एंड इन्वेस्टर फर्स्ट अप्रोच के कारण उत्तर प्रदेश आज वैश्विक निवेशकों के लिए एक सुरक्षित, स्थिर और विश्वसनीय गंतव्य के रूप में सामने आया है। एमओयू केवल कागजों तक सीमित नहीं है, ग्राउंड ब्रेकिंग से लेकर के उत्पादन और व्यापार रोजगार सृजन तक ठोस परिणाम। और पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर ये जो 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए हैं, इन 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों के माध्यम से 60 लाख से अधिक नौजवानों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार यूपी के अंदर ही प्राप्त हुआ है। आज आप पूछिए ना देश के उन राज्यों से जहां यूपी का नौजवान पहले जाता था, आज वहां पे काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि यूपी के व्यक्ति को यूपी के अंदर प्राप्त हुआ है। और अभी जो हम लोग एक नई स्कीम लेके आए हैं, बजट में भी प्रावधान किया गया, हम उस पर बजट पे बोलेंगे। लौहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन, उसी जिले के अंदर स्किल डेवलपमेंट से लेकर के एम्प्लॉयमेंट की गारंटी उसी जिले के अंदर उपलब्ध करवाएंगे नौजवान को। कोई भी 8 पास नौजवान हो या फिर कोई टेक्नोक्रेट हो, उसी जिले के अंदर उसे प्राप्त होगा। अभी आपके एक विद्वान सहयोगी कह रहे थे, दुर्गा प्रसाद यादव जी कह रहे थे कि आउटसोर्सिंग की डकैती, सबसे बड़ी डकैती आउटसोर्सिंग के माध्यम से और उसके माध्यम से शोषण करने वाले जितने भी उसके आउटसोर्सर हैं वे सब समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। शोषण करने वाले जितने हैं, अरे अब मैं नाम गिनाना शुरू कर दूंगा, आप चले जाइए। अरे इसीलिए हमने कॉर्पोरेशन अब बना दिया है और कॉर्पोरेशन के माध्यम से हम लोगों ने गारंटी दी है कि आउटसोर्सिंग से काम करने वाले नौजवान को 16,000 से 20,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से गवर्नमेंट सीधे उसके खाते में भेजेगी। उसके खाते में पैसा जाएगा। आउटसोर्सिंग कंपनी केवल आउटसोर्सिंग की फीस सरकार से लेगी, सरकार उसको अलग से फीस देगी। और शोषण अगर किसी ने किया, ब्लैक लिस्ट भी होगा और जेल भी जाएगा। यूपी के नौजवान का कोई शोषण करेगा तो उल्टा टंगवा दिया जाएगा उसको। देखिए पैरामेडिक्स में हम लोगों ने 41,868 पैरामेडिक्स की अब तक भर्ती की है, जिन्होंने अलग अलग संस्थानों में ज्वाइन किया है। और इसके पहले जो चिकित्सा शिक्षा में भर्ती हुई है ये 4,110 से अधिक है। कुल मिला के 45,978 यह कुल हेल्थ सेक्टर में ही हम लोगों की मेडिकल एजुकेशन में अब तक की भर्ती हुई है। कोई कोताही सरकार के स्तर पर नहीं, और सरकार इसमें किसी प्रकार की वो नहीं करती। अब आईसीयू हैं, मिनी आईसीयू हैं, डिजिटल एक्सरे हैं, ब्लड बैंक हैं, डायलिसिस है, ऑक्सीजन प्लांट हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हर रविवार के दिन मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन हो रहा है। एम्बुलेंस के माध्यम से 108 और 102 की एम्बुलेंस के माध्यम से इन सेवाओं को और तेज आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। अब हम एआई, जीनोमिक्स, टेलीमेडिसिन, मेडटेक, हेल्थ टेक, इन सब पे हम आगे चर्चा भी करेंगे, क्योंकि बजट में भी हम लोगों ने इसमें कुछ घोषणा की है, तो उसमें भी इन सब मुद्दों पे ये सभी चीजें आपने चूंकि इस मुद्दे को उठाया था तो उसको मैं इसलिए बोल रहा था कि इस पर भी हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करने का काम कर रहे हैं। इस सेक्टर में यूपी सबसे बड़ा मार्केट ही नहीं होगा, बल्कि फार्मा प्रोडक्शन का, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग का भी एक केंद्र विकसित होगा। इसके लिए यूपी ने आज ललितपुर में एक फार्मा पार्क के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा अभी हाल ही में हम लोगों ने फार्मा कॉन्क्लेव लखनऊ में किया था। देश भर के टॉप, दुनिया के जितने बड़े टॉप के फार्मा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जितने भी बड़े उद्यमी थे वे सब लखनऊ आए थे। पहली बार बहुत सारे लोग पहली बार लखनऊ आए थे। मेडिकल डिवाइस पार्क, ये मेडिकल से जुड़ी हुई सभी चीजें सस्ते में क्वालिटी के साथ उपलब्ध हो सके, ये भी यूपी के अंदर हम गौतम बुद्ध नगर जनपद में इस पर हमारा काम तेजी के साथ आगे बढ़ चुका है। ये चीजें यूपी के अंदर हो रही हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर आज ये सभी कार्य यूपी के अंदर हम लोगों ने इस दिशा में भी अपने कार्य को आगे बढ़ा दिया है। ये कंपनी यहाँ पे यूपी के अंदर इन चीज़ों पर गवर्नमेंट की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ी है। महिला सशक्तिकरण की आप बात कर रहे थे, 9 वर्षों में महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। 2017 के पहले वुमेन वर्क फोर्स यूपी के अंदर ये कुल 13% थी, 12 से 13%।
आज 36 से 37% है, 3 गुना से अधिक बढ़ी है। यानी कामकाजी महिलाओं की संख्या पहले की तुलना में 3 गुना से अधिक बढ़ी है। यूपी पुलिस की ही मैं बात करता हूं, यूपी पुलिस में महिलाओं की संख्या मात्र 10,000 थी, आज संख्या 44,000 पहुंची है। 44,000। और आपके समय में तो एक कहावती प्रचलित थी कि देख सफाई बिटिया घबराई। तो अब उसमें हम महिला सशक्तिकरण के लिए आपसे क्या बात करें। आज सुरक्षा से समृद्धि और एम्प्लॉयमेंट से एक्सीलेंस तक आत्मनिर्भरता, उद्यमी और नेतृत्वकारी नारी शक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर लीडरशिप दे रही हैं। 9 लाख सरकारी नौकरी अब तक हम उपलब्ध करवा चुके हैं। इनमें 1,75,000 जो संख्या है ये केवल महिलाओं के लिए समर्पित है। जो सरकारी नौकरी की मैं बात कर रहा हूं, ड्रोन दीदी, सेल्फ हेल्प ग्रुप और लखपति दीदी को एक मजबूत इकोसिस्टम, वीसी सखी हर ग्राम पंचायत में वीसी सखी बैंकिंग के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और आप कह रहे थे कि गहना पहन करके कोई महिला निकल सकती है। आपके समय में तो दिन में नहीं निकलती थी, अब तो नाइट शिफ्ट में भी महिलाएं उद्योगों में और कार्यालयों में काम कर रही हैं। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृवंदना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना। सामूहिक विवाह की योजना में भी बेटी की शादी को लेकर के 1 लाख रुपया सरकार दे रही है।